हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं पंचायत राज एक्ट 1989 का, जम्मू एंड कश्मीर का पंचायत राज एक्ट, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, उन्होंने हमें कमेंट किए थे कि सर इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दीजिए। तो हम जी आपके लिए पूरी सीरीज़ लेके आए हैं। इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। और इससे पहले कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी गले में प्रॉब्लम है और मैं इसका वेट करता रहता कि ठीक होने के बाद ही लेक्चर अपलोड करूँगा, तो काफ़ी दिन निकल जाते हैं। तो अगर साउंड में थोड़ी वेरिएशन लगेगी तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसकी लेक्चर की जो पूरा का पूरा एक्ट है उसकी पीडीएफ हम ऑलरेडी 80 पेज की पीडीएफ है ये, और ये हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल द नॉलेज रेस के ऊपर शेयर कर चुके हैं। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको जो लेक्चर टू लेक्चर जो पीडीएफ होगी वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलती जाएगी। तो कुछ एमसीक्यू जो है वो हम अपने फेसबुक पेज द नॉलेज रेस और इंस्टाग्राम पेज द नॉलेज रेस के ऊपर पूछते हैं, तो आप वहाँ पे भी उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपने उनके कमेंट में जो है आंसर देने हैं। तो अभी तक बहुत सारा सिलेबस हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का और इसके साथ ही क्लास 4th का जहाँ और भी रेस्ट ऑफ द जो एग्ज़ाम है कवर कर चुके हैं, तो वीडियो वो अपलोडेड हैं चैनल के ऊपर, तो वहाँ से उन्हें जाके देख सकते हो। अगर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये इंडेक्स है इस पूरे के पूरे एक्ट का, और इस इंडेक्स में क्लियरली लिखा हुआ है इसका पूरा एक्ट जो है वो इसमें क्या क्या है। तो जनरली आपको जो एक एक चीज़ इसकी जो पार्ट्स हैं, शेड्यूल हैं, तो इसकी हेडिंग आपको याद रखनी है। कहीं से भी उठा के वो पूछ लेंगे कि बताओ जो चैप्टर किससे डील करता है, जो चैप्टर किससे डील करता है। तो इस तरीके का जो आपको याद रखना है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हम चैप्टर फर्स्ट को और चैप्टर फर्स्ट ए को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बाकी इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, तो आप वहाँ से इसे जो है डिटेल में और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये टोटल एक्ट जो है इसका ओवरव्यू ले लेते हैं पहले फ्रेंड्स। ये टोटल एक्ट जो है 80 पेज का है, और इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ है कि इसके 14 जो है वो चैप्टर हैं, जे जहाँ पे इंडेक्स में क्लियरली लिखे हुए। तो इसके 14 जो है वो चैप्टर हैं। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि कितने इस एक्ट में चैप्टर जो हैं वो कितने हैं, 14 हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इसके शेड्यूल कितने हैं। शेड्यूल इसके फ्रेंड्स वो हैं 6 शेड्यूल इस एक्ट के, ये जो नीचे लिखा हुआ है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, तो इसके ABC और ABC करके इसके पार्ट हैं, तो टोटल जो है 6 शेड्यूल होते हैं। और इस एक्ट में ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल सेक्शंस कितनी है। सेक्शंस इसकी जो है वो 83 है फ्रेंड्स। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जे सेक्शंस क्या होती हैं, देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पढ़ा है और पंचायत राज एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब हमने पूरा का पूरा उसको डिटेल में कवर कर लिया, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, अगर देखिए आपने तो ठीक है, नहीं तो आप नए हो तो आप उसको देख सकते हो जाके। तो उसके अंदर हम आर्टिकल पढ़ते थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम आर्टिकल देखते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में उन्हीं आर्टिकल्स को सेक्शंस बोलते थे। बट इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ नेम का डिफरेंस है, बाकी सेक्शन और आर्टिकल सेम होते हैं। तो इस एक्ट में जो टोटल सेक्शंस हैं वो 83 सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इसका चैप्टर 1 जो है प्रीलिमिनरी के साथ साथ वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो पंचायत राज एक्ट 1989 का है फ्रेंड्स, उस एक्ट के ऊपर जो डेट मेंशन है एनफोर्समेंट की इसकी, वो है 11 जुलाई 1989। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर आता क्या क्या है, इसके अंदर हमारी हल्का पंचायत आएगी। तो ये पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, बाकी इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हल्का पंचायत के साथ ही हमारी जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल आएगी, और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसके अंदर आएगा। और इसके साथ और भी जितने जुड़े हुए मुद्दे पंचायत से हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर होंगे। अब चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी की बात करता है, और प्रीलिमिनरी के अंदर हम जो है जितने भी इस एक्ट के अंदर पूरे के पूरे एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आती हैं, जो भी टर्म्स इसके अंदर यूज़ होने वाली है वो आपको प्रीलिमिनरी के अंदर मिल जाएंगी। जैसे इसमें टाइटल आता है, और टाइटल क्या है, इस एक्ट का पूरा टाइटल जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989, ये इसका टाइटल है। सेकंड फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें ये देखना है कि जो डेफिनेशंस आती है, डेफिनेशन के अंदर जो आता है, जैसे ब्लॉक, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक एक फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ पंचायत को मिला के, ग्रुप ऑफ पंचायत को इकट्ठा करके एक ब्लॉक बनाया जाता है, और उस ब्लॉक को ही जो है नाम दिया है इन्होंने, यानी ग्रुप ऑफ पंचायत जो है एक ब्लॉक कहलाता है।
उस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी। अभी आपको रिसेंटली पता है कि 4-5 महीने पहले जम्मू कश्मीर में जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन भी हुई थी और बीडीसी मेंबर जो है वो चुन के आए थे। तो इस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी, उसके चेयरमैन होंगे। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो अंडर सेक्शन 27 में आती है। तो जो चीज़ आपको याद रखनी है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर आती है। इसका आर्टिकल जो 27 है, यानी सेक्शन 27 जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात करता है। उसके बाद बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के अंदर उस पंचायत के अंदर जितने भी उस ब्लॉक के अंदर पंचायत के अंदर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो सरकारी बिल्डिंग जो है इस पार्टिकुलर सेक्शन को दी गई हैं, चाहे वो आप शॉप्स हैं, हाउसेस हैं, जहाँ आउट हाउसेस हैं, जो भी हैं, तो ये इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो नेक्स्ट जो है वो फ्रेंड्स यहाँ पे आता है केस। केस जो है कोई भी जैसे डिस्प्यूट पंचायत के अंदर रहते हैं, जहाँ ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्प्यूट छोटे मोटे होते हैं, तो जो पंचायत हल्का की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो केसेस हैं वो हल्का पंचायत देखेगी। और उस हल्का पंचायत में क्या होगा, हल्का पंचायत अदालत होगी जो उस पार्टिकुलर डिस्प्यूट को जो है वो देखेगी। नेक्स्ट इसका है चेयरमैन। तो चेयरमैन आपको पता है कि एक पंचायत अदालत जो है उसका भी चेयरमैन होगा, और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ये तो अभी आपने रिसेंटली देखा ही होगा, हर एक ब्लॉक में जो इलेक्शन हुई है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड भी इसका होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसकी एक और नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो आता है कमीशन। अब ये कमीशन कौन सा है फ्रेंड्स, अब जब हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ा था तो उसके अंदर भी हमने क्लियरली पढ़ा था, जो 1992 में हुआ था, जो भी आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में पूरा टॉपिक मेंशन है। तो उसके अंदर भी ये बताया गया था कि जो कमीशन है वो इनकी इलेक्शन कौन करवाएगा, पंचायत की और म्यूनसिपलिटी की जो इलेक्शन है उसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी जो की है वो किसको दी गई है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई है। और जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है फ्रेंड्स उसके अंदर 6 टाइप की इलेक्शन आती हैं, 6 टाइप की। वो कौन कौन सी हैं वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। जैसे इसमें प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी, वाइस प्रेसिडेंट की होगी, एमपी जो राज्यसभा और लोकसभा के होंगे उनकी इलेक्शन होगी, और स्टेट के अंदर जो असेंबली की इलेक्शन है और काउंसिल की इलेक्शन है जिस सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करेगा। और पंचायत की जो इलेक्शन है और म्यूनसिपलिटी की जो इलेक्शन है उसको कौन डील करेगा, उसको करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ये जो कमीशन बनेगा जो अंडर सेक्शन 36 ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बनेगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी क्या होगा, कंस्टिट्यूएंसी जो है एक जोग्राफिकल एरिया जो है उसको बता दिया जाएगा कि भाई ये वार्ड की कंस्टिट्यूएंसी है, ये पंचायत की कंस्टिट्यूएंसी है, जहाँ जो ब्लॉक की है। तो जो पूरा जो है कंस्टिट्यूएंसी एक जोग्राफिकल एरिया जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि जो वार्ड है, जो पंचायत है, जहाँ जो ब्लॉक है, जहाँ फिर ये डिस्ट्रिक्ट है, तो ये पूरी कंस्टिट्यूएंसी उसके हिसाब से आएगी। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो भी बनेगा इसके अंदर। और फिर इलेक्शन की अथॉरिटी जो है, तो जो अभी हमने डिस्कस किया था जो 36 के अकॉर्डिंग जो है इलेक्शन की अथॉरिटी जो है सेक्शन 36 जो है इससे डील करती है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायत की इलेक्शन को करवाएगा। वो किसी भी लेवल पे होगी, चाहे वार्ड पे होगी, हल्का पंचायत के ऊपर होगी, डिस्ट्रिक्ट पे लेवल पे होगी, जहाँ फिर ब्लॉक लेवल पे जो भी इलेक्शन होगी वो सारी की सारी ये करवाएगा। इसके साथ ही हालांकि म्यूनसिपलिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन कौन करवाता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। नेक्स्ट आ गया इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल क्या होते हैं फ्रेंड्स, इलेक्टोरल रोल वो हो गया कि जो वोटर लिस्टें बनती हैं। अब वोटर लिस्टें जो है उस पार्टिकुलर पंचायत की बनेंगी, वार्ड की बनेंगी, और ये कौन से लोग उसके अंदर आएंगे, जिनकी भी उम्र 18 साल हो चुकी होगी। तो 18 साल के जो भी उस वार्ड पंचायत के मेंबर हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के हैं या फिर ब्लॉक के हैं, तो वो सारी की सारी वोटर लिस्टों में उनका जो है नाम होगा। तो ये होगा इलेक्टोरल रोल। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हल्का। हल्का का मतलब क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर में पंचायत को क्या बोला गया, हल्का पंचायत। इट इज़ जस्ट ओनली ए टर्म, जो एक नेम है जिसको जम्मू एंड कश्मीर में हल्का बोला गया है। तो पंचायत का नाम यहाँ पे हल्का पंचायत है, ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट जो आपके लिए आता है वो आता है हल्का मजलिस। हल्का मजलिस का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, हल्का मजलिस जो है जो वोटर्स को बोलते हैं। मजलिस जो है जम्मू एंड कश्मीर में किसको बोलते हैं, वोटर्स को बोलते हैं। जो भी रजिस्टर्ड वोटर हैं उस पंचायत के, उसको हम क्या बोलेंगे, हल्का मजलिस बोलेंगे। यानी हल्का पंचायत के जितने भी वो रजिस्टर्ड वोटर हैं उस पर्टिकुलर पंचायत के, जिनका इलेक्टोरल रोल में नेम है, जिन लोगों का वो वोट के लिए एलिजिबल हैं, तो वो सारे क्या होंगे, हल्का मजलिस उनको कहते हैं, और हल्का मजलिस का वो पार्ट होंगे। और दूसरा हल्का मजलिस मतलब कि जितने भी वोटर जो है ना उनकी एक मजलिस होगी, मतलब उनका एक ग्रुप होगा, उसी को जो है हल्का मजलिस बोला गया। तो यहाँ पे ये एक्ट ये भी डिफाइन करता है कि पॉपुलेशन कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हिली एरिया हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे जो पॉपुलेशन इन्होंने डिफाइंड की है कि इस एक्ट के हिसाब से
पंचायत की कितनी पॉपुलेशन रहेगी, तो वो पॉपुलेशन इन्होंने जो डिफाइन की है वो है 3000। अगर वो प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया में अगर पंचायत को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने पॉपुलेशन जो उसके लिए डिफाइन किया है कि उस पर्टिकुलर पंचायत की 4500 के अंदर ही पॉपुलेशन होनी चाहिए, और अगर हिली एरिया है तो कम से कम 3000 पॉपुलेशन उसकी जो है होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये एक्ट और क्या प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, और जो ये एक्ट प्रोवाइड करता है वो करता है हल्का पंचायत। तो हम ये देख ही चुके हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को पंचायत को हल्का पंचायत बोलते हैं। पंचायत क्या होता है, उसमें ग्रुप ऑफ वार्ड्स होती हैं। उस पंचायत में क्या होगा, अलग अलग वार्ड्स होंगी, जैसे वार्ड 6 या 7 या इसकी जो है रखी है। तो इन्होंने जो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इन्होंने रेंज रखी है वो 7 to 11 रखी है। और जब हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसमें हमने ये डिस्कस किया था जब वो एक्ट पास हुआ था, लागू हुआ था 24 अप्रैल। हर साल जो है पंचायत राज डे बनाते हैं। तो 7 to 11 ही उसकी रखी है कि मिनिमम वार्ड जो है उसके अंदर होनी चाहिए 7 से लेकर 11 के बीच जो है वो होनी चाहिए। तो ये जो है इसके लिए आता है कि पंचायत के लिए कितने वार्ड्स होने चाहिए। तो हल्का पंचायत तो हमने देख लिया कि हल्का पंचायत के अंदर नंबर ऑफ वार्ड्स होती हैं वो 7 से 11 तक होनी चाहिए। और हर एक पंचायत के अंदर क्या होगा, हर एक पंचायत के अंदर नायब सरपंच होगा। अब जो नायब सरपंच की इलेक्शन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है, सरपंच की इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होती है, यानी पब्लिक जो है हर एक वार्ड से उस पर्टिकुलर पंचायत का जो इलेक्टेड मतलब खड़े हुए जो मेंबर कैंडिडेट हैं तो उनको एक उनमें से सरपंच को चुनते हैं बाय वोटिंग। और पंच जो है नायब सरपंच जो है उसको कौन चुनते हैं फ्रेंड्स, उसको चुनते हैं उस हल्का पंचायत के जो नायब सरपंच, तो हल्का पंचायत का नायब सरपंच होगा। और इस नायब सरपंच को चुनेगा कौन, इस नायब सरपंच को चुनने वाले होते हैं पंचेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पंचायत। उस पंचायत के जितने भी पंचेस होंगे वो पंच क्या करेंगे, वोट डालेंगे, और वोट डालने के बाद वो क्या करेंगे, उस नायब सरपंच को उन्हीं में से जो पंच ऑलरेडी बने हुए हैं वो 7 हैं 8 हैं 9 हैं 10 हैं, उन्हीं में से कोई कैंडिडेट जो है इलेक्शन के लिए जो चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे तो वही नायब सरपंच के लिए खड़े हो जाएंगे, और बाकी वाले उनमें वोटिंग देंगे और वो खुद भी वोट डालेंगे। तो मेजोरिटी में जिसके ज़्यादा होंगे तो वो नायब सरपंच बन जाएगा। तो उसके बाद पंच तो मैंने आपको बता दिया कि वार्ड मेंबर होते हैं, जो वार्ड में से जो इलेक्शन लड़के जो कैंडिडेट जीतता है तो वो पंच होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है पंचायत अदालत। पंचायत अदालत अभी हमने डिस्कस किया कि जो एक जुडिशियल बॉडी होगी, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट उस लेवल पे होंगे तो उनको सुलझाने के लिए बनेगी। तो ये कौन सी सेक्शन के अंडर बनेगी, अंडर सेक्शन जो है 47 के अंडर जो है पंचायत अदालत जो है वो बनेगी। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स इसमें डिस्कस करते हैं, ये चीज़ें तो आप देख लेना, ये क्वेश्चन इतना है नहीं है, सरपंच शेड्यूल सूट वगैरह। तो नेक्स्ट जो है इसमें एक वाइस चेयरमैन होगा। वाइस चेयरमैन का मतलब होता है एक वाइस चेयरमैन, और जो किस लेवल पे होगा, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का एक चेयरमैन है तो उसके बाद एक वाइस चेयरमैन भी होगा, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इसका भी एक वाइस चेयरमैन जो है वो होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स विलेज। विलेज क्या है, एक जोग्राफिकल एरिया है, उसकी पूरी एक टेरिटरी है। तो उसके अंदर एक एरिया को डिफाइन कर दिया जाएगा कि ये जो है एक हमारा विलेज है, और वो जो विलेज है उसका नेम जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो है वो होना चाहिए। एक उसका अलग से नाम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो है वो मेंशन होना चाहिए। दूसरा उसका खुद का चौकीदार लंबरदार जो होना चाहिए। और एक रेवेन्यू विलेज के अंदर जो है 1 से 2 वार्ड जो है वो हो सकती है। रेवेन्यू विलेज एक होगा, उसके अंदर 2 जो है वार्ड जो है वो हो सकती हैं। तो ये जो है विलेज की बात है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1A का, जो वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। वार्ड मजलिस को हम बोलते हैं वार्ड सभा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि वार्ड मजलिस आल्सो नोन एज वार्ड सभा। और वार्ड सभा में कौन होगा, वहाँ के जितने भी वोटर होंगे जिनका इलेक्टोरल रोल में नेम होगा वो सारे के सारे मेंबर जो हैं वो इस वार्ड मजलिस का हिस्सा होंगे। यहाँ पे याद रखिए आप कि वार्ड मजलिस में कौन लोग होंगे, जितने भी उस वार्ड के रजिस्टर्ड वोटर होंगे वो इस वार्ड मजलिस का क्या होंगे, हिस्सा होंगे। दूसरा इसका क्या काम है, अब जो वार्ड मजलिस के जितने भी अडल्ट पर्सन फ्रेंड्स, वही अडल्ट पर्सन जो 18 साल के हो चुके हैं और उनका वोटर लिस्ट में नेम है, इलेक्टोरल रोल में उनका नेम है, तो वो क्या होंगे, इस वार्ड मजलिस का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकते हैं कि वार्ड मजलिस जो है उसकी मीटिंग कितनी देर में होनी चाहिए। तो कम से कम एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ, 3 महीनों के अंदर उसकी एक मीटिंग जो है वो होनी चाहिए। वार्ड मजलिस के लोग सारे जो वोटर वहाँ पे हैं वो एक मीटिंग करेंगे और कम से कम 3 महीने में उनकी एक मीटिंग जो है वो होनी ही होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कि इस जो वार्ड मजलिस का 3 महीने के अंदर एक मीटिंग भी होगी, और बाकी जो इसके क्या क्या काम है भाई, क्या मतलब ये करेंगे, तो ये आप पूरा पढ़ लेना। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो 3 महीने के अंदर इनकी एक मीटिंग होनी चाहिए, और मीटिंग में ये लोग ये डिसाइड करेंगे कि जो भी सरकार की वहाँ पे पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी पॉलिसी सरकार ने कोई भी पॉलिसी अगर चलाई है, तो वो सही तरीके से उस पर्टिकुलर वार्ड के अंदर इम्प्लीमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही है। और जो भी बेनिफिशियरी लोग हैं वहाँ पे, जिनको भी उस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो जैसे सारे लोग बैठ के उसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा नीडेड है, जिसको ये पॉलिसी जो है उसके लिए बनी है तो उस तक ये पहुँचनी चाहिए। तो इस तरीके के इनके जो है काम होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि कई बार ये तो हो गया कि जो पॉलिसी सरकार की चल रही है उसको इम्प्लीमेंट करवाना इनका काम होता है। कहीं पंच या सरपंच जो है वो गलत काम तो नहीं कर रहे, जो भी पैसा आया है वो प्रॉपर तरीके से लग रहा है, जगह जगह जो उसकी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो उसका पूरा मॉनिटरिंग करने का इनका काम है। दूसरा, कई बार जैसे बैक टू विलेज प्रोग्राम आपने जम्मू एंड कश्मीर में देखा, तो ये भी एक सरकार क्या करती है, रिव्यू करती है इस चीज़ को कि जो भी हमने प्रॉपर जो है पॉलिसीज चलाई हैं, स्कीम्स चलाई हैं, तो वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उनकी एक फ़ीडबैक लेगी। और उसके साथ जो नेक्स्ट स्कीम बनाने वाली है सरकार, तो वो जहाँ गांव-गांव में जाके, जगह जगह पे, पंचायतों में जाके, वार्ड्स में जाके फीडबैक लोगों से लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फीडबैक जिस पॉलिसीज़ के लिए लोग राज़ी होंगे, तो वो सरकार जो है उस पॉलिसी को लेके आएगी। तो ये वार्ड मजलिस का काम है, इसलिए इनकी जो है मीटिंग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो आता है हल्का मजलिस। देखो हल्का मजलिस जो है दूसरा नाम इसका क्या है, ग्राम सभा, जो हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी पढ़ा है। और ग्राम सभा को ही हम क्या बोलते हैं, हल्का मजलिस बोलते हैं। वार्ड सभा में जो अभी हमने देखा, वार्ड सभा में तो ये वार्ड सभा जो है वही वार्ड मजलिस थी, यानी सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वार्ड की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे ये हल्का मजलिस की बात कर रहे हैं, तो हल्का मतलब यहाँ पे पंचायत को बोलते हैं, तो ये पूरी पंचायत की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हल्का मजलिस में, ग्राम सभा में जितने भी उस पंचायत के अलग अलग वार्ड्स, अभी हमने देखा कि 7 से लेकर 11 तक वार्ड्स हो सकती हैं, इन 7 से लेकर 11 तक जो भी उसमें वार्ड जितनी भी हैं, चाहे 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, तो उनके जितने भी मेंबर इलेक्टोरल रोल में जिनका नेम होगा, अडल्ट होंगे, अडल्ट मीन्स के जो उनका बोर्ड बन गया होगा, जो इलेक्टोरल रोल में उनका नाम होगा, वो सारे के सारे मेंबर क्या होंगे, इस हल्का मजलिस के हिस्सा होंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि हल्का मजलिस की जो मीटिंग होगी, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखनी है, वार्ड मजलिस की जो मीटिंग होगी उसको प्रिसाइड कौन करेगा, उसको प्रिसाइड करने वाला है पंच, क्योंकि वार्ड में पंच होता है, और पंच क्या करेगा, उस मीटिंग को लेगा। अगर पंच वो एब्सेंट है, किसी भी कारण वो बीमार है या कोई भी कारण है तो वो नहीं पहुंच सकता, तो वहाँ से क्या होगा, इस वार्ड मजलिस में से ही लोगों ने जो मेजोरिटी से जिसको चुना होगा इस पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो उसको प्रिसाइड करेगा। अब नेक्स्ट जो हम इसके अंदर देखते हैं कि हल्का पंचायत के अंदर क्या है, हल्का जो हमारी मजलिस है इसके अंदर क्या है, हल्का मजलिस की जो मीटिंग होगी उसको प्रिसाइड कौन करेगा, उसकी मीटिंग जो लेने वाला होगा वो सरपंच होगा, क्योंकि पंचायत लेवल पे सरपंच होता है। अब जो सरपंच अगर एब्सेंट है, नहीं किसी कारणवश वहाँ पे पहुँच सका, तो उसके बाद ये कौन करेगा, इसकी मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, नायब सरपंच करेगा उस पंचायत का। अगर नायब सरपंच भी किसी कारणवश एब्सेंट है, तो फिर लोग क्या करेंगे, उनमें से किसी मेंबर को, अगर जो भी पंचायत के मेंबर हैं उनमें से किसी को अगर इसके लिए चुना हुआ है, तो वो उसकी मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है कि कम से कम इनकी मीटिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम जो है जो हल्का मजलिस की मीटिंग जो है कितनी होनी चाहिए। वार्ड की तो हमने देख लिया कि हर 3 महीने में एक मीटिंग उसकी होनी चाहिए, तो हर 3 महीने में एक होगी, तो साल की 4 मीटिंगें वार्ड मजलिस की होंगी। तो लेकिन ये जो हल्का मजलिस की कम से कम मीटिंग जो होगी वो 2 कम से कम होनी चाहिए साल की। तो जिसमें क्या होगा, 2 मीटिंग्स ऑफ द हल्का मजलिस एवरी ईयर होनी चाहिए। जो फर्स्ट मीटिंग है वो स्टार्टिंग में होनी चाहिए, और एक जो लास्ट के क्वार्टर में होनी चाहिए। लास्ट के जो 3 महीने बचते हैं तो उसमें वो मीटिंग एक होनी चाहिए, और एक स्टार्टिंग में होनी चाहिए। तो ये इसका पूरा का पूरा क्या है, पूरा मतलब एक मीटिंग का। तो ये पूछ सकते हैं कि हल्का जो मजलिस है उसकी कितनी मीटिंग साल में होनी चाहिए, जहाँ हल्का दूसरी जो हमारी वार्ड मजलिस है तो उसकी कितनी मीटिंग जो है साल में होनी चाहिए, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन होता है इस पंचायत का। सेक्रेटरी फ्रेंड यहाँ पे जो होगा, जो VLW होते हैं, ब्लॉक जैसे विलेज लेवल वर्कर जो होते हैं, तो वही इस पंचायत के क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसका पॉइंट एक और जो आपको याद रखने वाला है वो है क्वारम।
कोरम क्या होता है, जो जो पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं तो उनको तो पता होगा ये टर्म, जो नहीं है तो उनके लिए ये बता दूंगा कि कोरम होता है कि मिनिमम कम से कम कितनी जो है वो उसमें प्रेजेंट मेंबर होने चाहिए, तभी वो अपनी मीटिंग को आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अपनी मीटिंग को आगे ले पाएंगे। तो कोरम का इसका कोरम का मतलब होता है कि कम से कम मीटिंग जो कम से कम जो मेंबर जो है वो प्रेजेंट कितने होने चाहिए। जी हमारा कोरम जो है पार्लियामेंट के भी अंदर होता है, लोकसभा राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे कम से कम मेंबर जो है वो 1/10 जो है वो होने चाहिए। ठीक है, कम से कम इनकी जो परसेंटेज है वो 1/10 जो है होनी चाहिए। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 100 टोटल वहाँ पे क्या है वार्ड मजलिस के मेंबर हैं या फिर हल्का मजलिस के मेंबर हैं, उसमें एक एग्जांपल है कि 100 लोग सारे हैं। अब 100 लोग में से कितने प्रेजेंट होंगे तो तभी वो मीटिंग आगे प्रोसीड हो पाएगी। तो 100 में से 1/10 हो गया 10। अगर 10 मेंबर कम से कम जो है वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए तो तभी से मीटिंग हो पाएगी। अगर जो 10 प्रेजेंट नहीं है तो वो मीटिंग आगे प्रोसीड नहीं होगी, वो नहीं हो सकती है। तो ये इसका जो है कोरम का मीनिंग है। तो 1/10 यानी इसकी परसेंटेज जो है ये 1/10 है। तो ये हर जगह यही होती है, पार्लियामेंट के अंदर भी यही है, लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी यही है। तो चलिए नेक्स्ट जो है फंक्शंस ऑफ जो है इसके हल्का मजलिस के क्या फंक्शंस हैं। तो ये सेम फंक्शन जो है हमने वार्ड मजलिस के अंदर देखे हैं, वही इसके सेम फंक्शन है कि जो जितना भी पॉलिसीज आ रही हैं सरकार की वो सही तरीके से पंचायत में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। जो भी नीडेड लोग हैं उनकी अगर कोई भी पॉलिसी उनके लिए बनी है तो सही तरीके से उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच रही है। जो भी पैसा आ रहा है जिस पर्पज़ के लिए वो आ रहा है कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो हर जगह उसकी मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। जहाँ फिर दूसरा सरकार को पॉलिसी बनाने में ये जो है ये हेल्प करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो यार ज़रूर कमेंट करके और लाइक करके हमें बताया करो कि हमें भी उससे मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए हम अच्छे से मटेरियल जो है वो लेके आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।